हेलो स्टूडेंट, अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह विज्ञान के वर्ग 10 के दूसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समंजन क्षमता। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था नेत्र के विभिन्न पार्ट के बारे में, उन अंगों के कार्य के बारे में। अब नेत्र के समंजन क्षमता में हमको पढ़ना है। अब जानते हैं कि एक स्वस्थ नेत्र वाला व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को भी साफ साफ देख लेता है और नज़दीक स्थित वस्तु को भी साफ साफ देख लेता है। और यह भी जानते हैं कि हमारे नेत्र में उत्तल लेंस होता है, तो यह लेंस दूर की वस्तु का प्रतिबिंब भी रेटिना पर बना लेता है और नज़दीक की वस्तु का भी प्रतिबिंब रेटिना बना लेता है। इसका कारण क्या है? अतः कारण यह है कि नेत्र में लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता है। जब व्यक्ति दूर की वस्तु देखता है तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है और जब व्यक्ति नज़दीक का वस्तु को देखता है तो लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जिसको हम कहते हैं नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता या नेत्र की सामंजन क्षमता। अतः आँख की ऐसी क्षमता को जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप समायोजित होती हो, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कहते हैं। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी पश्चिमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरित किया जाता है। पश्चिमाभी पेशियों के बारे में बताया गया था कि पश्चिमाभी पेशियां जो है जब शिथिल होती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और वहीं पश्चिमाभी पेशियां जब संकुचित होती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और इस कारण नेत्र लेंस दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है या नज़दीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है। बस समंजन क्षमता में ही जानना था। अब आगे हम लोग जानेंगे नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु क्या है और दृष्टि विस्तार क्या है। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं नेत्र का निकट बिंदु क्या है और नेत्र का दूर बिंदु क्या है। अपने किताब को उठाइए और अपने आंखों के पास ले जाइए। देखिए, आपको पढ़ने में परेशानी होती है और धीरे धीरे दूर ले जाइए। एक निश्चित दूरी पर आते ही आप उसको स्पष्ट पढ़ पाते हैं। यानी कि नेत्र से वह न्यूनतम दूरी, नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखा जा सके। नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर रखी किसी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखा जा सके नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। और एक सामान्य नेत्र के लिए, जिसके नेत्र में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई दोष नहीं है, उस व्यक्ति के लिए नेत्र का निकट बिंदु जो है 25 सेमी होता है। कितना होता है? 25 सेमी। यानी कि नेत्र से 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यही कारण है कि हम इस किताब को आँख के पास ले आते हैं तो हमें साफ दिखाई नहीं देता है और जब ही जो है एक निश्चित दूरी पर ले जाते हैं, अगर हमारा नेत्र स्वस्थ है तो 25 सेमी की दूरी पर ले जाएंगे तो हमें यह साफ दिखाई देगा। उसी प्रकार नेत्र का दूर बिंदु क्या है ना? अतः नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहाँ पर स्थित वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जा सके, बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जा सके, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और एक स्वस्थ नेत्र वाला व्यक्ति, जिसके नेत्र में कोई दोष नहीं है, वह अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है। जैसे स्वस्थ नेत्र वाला व्यक्ति आकाश में तारों को देख लेता है, चाँद को देख लेता है, विभिन्न उपग्रहों ग्रहों को देख लेता है। इसका मतलब है कि उसका दूर बिंदु क्या है? अतः अनंत तक है। तो नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु जान गए। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या आता है? तो नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो कहेंगे कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु जो है 25 सेमी होता है। नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? तो स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु जो है अनंत होता है। अब आ रहा है दृष्टि विस्तार। तो दृष्टि विस्तार क्या है? रेंज ऑफ विजन क्या है? दृष्टि विस्तार, रेंज ऑफ विजन। तो दृष्टि विस्तार में आप जानेंगे कि अगर स्वस्थ व्यक्ति है और उसका नेत्र बिल्कुल सही है, नेत्र से स्वस्थ है, तो क्या होगा? तो वह 25 सेमी से लेकर नेत्र से 25 सेमी से लेकर अनंत दूरी तक स्थित वस्तुओं को वह साफ साफ देख लेता है। तो उसका दृष्टि विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो 25 सेमी से लेकर अनंत तक, 25 सेमी से लेकर अनंत तक उसका दृष्टि विस्तार होगा। यानी कि नेत्र के निकट बिंदु से अनंत तक की दूरी को
हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो स्वस्थ नेत्र वाले व्यक्ति के लिए दृष्टि विस्तार 25 सेमी से अनंत तक होती है, लेकिन वही जो है नेत्र में जिसका दोष हो जाता है उसका जो है दृष्टि विस्तार कम हो जाता है। जैसे अधिक उम्र के व्यक्तियों को क्या होता है, तो नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, यानी कि उनका निकट बिंदु थोड़ा दूर चला जाता है। बहुत दूर की वस्तु उन्हें साफ नहीं दिखाई देती है, यानी कि उनका दूर बिंदु कुछ नज़दीक चला आता है, यानी कि उनका दृष्टि विस्तार 25 सेमी से अनंत तक न होकर 25 सेमी से अधिक से शुरू होता है और अनंत से पहले ही वह समाप्त हो जाता है। तो इस यानी कि उनका दृष्टि विस्तार क्या हो गया, कम हो गया। अब आगे जो है हम लोग आइए अब हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ें। दृष्टि दोष क्या है? तो दृष्टि दोष है क्या? दृष्टि जैसे नाम है दृष्टि या दोष, यानी कि देखने का दोष, इस अर्थ में हम पढ़ेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। तो होता क्या है कि कई कारणों से नेत्र में कुछ ऐसे दोष आ जाते हैं जिससे नेत्र लेंस किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है, या दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है, या नज़दीक स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है। नेत्र के इस दोष को हम कहते हैं दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। अब जैसे पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम शॉर्ट साइट या मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को लॉन्ग साइट या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो इसको समझने के लिए निकट दृष्टि दोष, इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? निकट दृष्टि दोष का अर्थ क्या होता है? तो निकट देखने की बीमारी, उसको निकट दिखाई देता है तो उसको निकट दृष्टि दोष है। और दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या है? तो दूर देखने की बीमारी, यानी कि उसको दूर दिखाई देता है ना। तो अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसको नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर दिखाई साफ देगा, यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और वहीं तीसरा स्थिति जरा दृष्टि दोष क्या है? तो अधिक आयु के व्यक्तियों में होता क्या है, तो नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता जो है कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, और इस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी न कम होती है न बढ़ती है, बल्कि एक निश्चित दूरी पर रखी वस्तु ही वह साफ साफ देख पाता है। ऐसे दोष को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो आइए हम निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष को विस्तार से बारी बारी से अध्ययन करें और उनके उपचार के बारे में जानें। अब आइए निकट दृष्टि दोष के बारे में जानें। तो निकट दृष्टि दोष में आपको बताएं हम कि निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट देखने की बीमारी, यानी कि व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। परिभाषा क्या है? तो निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। वही है। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति के नेत्र लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि उसका दूर बिंदु जो है निकट आ जाता है, यानी कि नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगर वही वस्तु दूर हो जाए, बहुत दूर हो, अनंत पर हो, तो वहाँ से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही मिल जाती है, यानी कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के उसके पहले बन जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को वह वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनने का क्या कारण है? तो 2 कारण हो सकता है। पहला कारण होगा कि नेत्र गोलक लंबा हो जाए, जैसे ये गोला है, ये गोला लंबा हो जाए, यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए तभी जो है किरणें बीच में मिलने लगेगी, रेटिना पर नहीं मिलेगी, है ना। और दूसरा कारण क्या है? तो नेत्र लेंस मोटा हो जाए। नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, और नेत्र लेंस जो ही मोटा हो जाएगा उसकी फोकस दूरी कम होने से किरणें जो है
ज़्यादा मुड़ेगी, यानी कि अपवर्तन ज़्यादा होगा और यह किरणें रेटिना पर न पहुँच के है ना मध्य में ही मिलने लगेगी और इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। तो निकट दृष्टि दोष का आपने दो कारण देखा। पहला कारण देखा कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना है। दूसरा कारण क्या है, अतः नेत्र लेंस का मोटा हो जाना या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। और दोनों स्थितियों में अनंत से आने वाली किरणें रेटिना पर न मिलकर रेटिना के पहले मिलती है और प्रतिबिंब जो है रेटिना के पहले बनता है, जिससे व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसके उपचार के लिए क्या किया जाए? अतः इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? अतः व्यक्ति को अवतल लेंस युक्त चश्मा दिया जाता है, यानी कि इसके संशोधन के लिए अवतल लेंस दिया जाता है। अवतल लेंस क्या करता है? अतः दूर से आने वाली किरणों को अब क्या करता है जी? अतः अपसरित करता है, यानी कि फैलाता है और अपसरित करता है। तो इस नेत्र लेंस को लगता है कि ये किरणें नज़दीक से आ रही है, यानी कि दूर की वस्तु के नज़दीक ला दिया। ऐसे देखने पर लगेगा किरण जो है यहाँ से आ रही है, किरण यहाँ से आ रही है, यानी कि अनंत स्थित वस्तु को नज़दीक ला दिया। तो निकट दृष्टि दोष वाले पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस, ये कौन सा लेंस दिख रहा है आपको? अवतल लेंस युक्त चश्मा दिया जाता है और इस तरह से निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अवतल लेंस लगा के दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख पाता है। अब आइए दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ें। आइए दूर दृष्टि दोष को समझते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है व्यक्ति को, कि व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता है। यानी कि उसके नेत्र से जो निकट बिंदु है, जो 25 cm की दूरी है, जो स्वस्थ नेत्र के लिए है कि 25 cm की दूरी पर स्थित वस्तु को साफ साफ देख लेता है, उनके लिए नेत्र का निकट बिंदु जो है दूर हट जाता है, यानी कि 25 cm से दूर चला जाता है। अब ऐसे व्यक्ति जिसका नेत्र का निकट बिंदु 25 cm से दूर चला जाए तो कहेंगे कि उसको दूर दृष्टि दोष है, यानी कि दूर की वस्तुओं के देखने का दोष है और 25 cm के आसपास की वस्तुओं को वह नहीं देख पाता है। तो इस दोष का कारण क्या है? अतः जब कोई वस्तु नेत्र से उसके निकट बिंदु से कम दूरी पर रखते हैं, यानी कि 25 cm या उससे थोड़ा सा अधिक दूरी पर रखते हैं, तो क्या होता है कि उससे आने वाली किरणें जो है उसके नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पीछे मिलती है। कहाँ मिलती है? रेटिना के पीछे। तो निकट दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अगर दिया जाए किसी किताब को पढ़ने के लिए या पेपर को पढ़ने के लिए, तो आँख के पास नहीं रखता बल्कि दूर हटाता है, यानी कि उसका नेत्र का निकट बिंदु क्या हो गया है? दूर चला गया है। तो इसके कारण क्या है? तो वस्तु अगर दूर हो तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन वस्तु जब ही नज़दीक रखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन के रेटिना से पीछे बनता है। कारण क्या है? अतः नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गया या नेत्र लेंस पतला हो गया, नेत्र लेंस पतला हो गया तभी फोकस दूरी बढ़ गया। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो निकट रखी वस्तु से आने वाली किरण अपवर्तन के बाद रेटिना के पीछे मिलेगी और उस स्थिति में वस्तु जो है व्यक्ति जो है निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? अतः रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी घट जाए, तो इस स्थिति में भी प्रतिबिंब क्या होगा? तो रेटिना के पीछे बनेगा। तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी घट जाए तभी जो है निकट की वस्तु को वह आदमी नहीं देख पाएगा, और चाहे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए, तो फोकस दूरी कम नहीं बढ़ जाए, फोकस दूरी बढ़ जाए तभी वह नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसके दो कारण देखे आप, है ना। पहला कारण क्या है? अतः नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। दूसरा कारण क्या है? अतः नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। अब ऐसे स्थिति में उपचार में क्या किया जाता है? तो व्यक्ति को उत्तल लेंस दिया जाता है, यानी कि दूर दृष्टि के संशोधन के लिए उत्तल लेंस युक्त चश्मा दिया जाता है। उत्तल लेंस युक्त चश्मा देने से क्या होगा? तो ये उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है? तो अभिसरित करता है और किरणों को अंदर की तरफ मोड़ता है, और इसलिए देखने वाले को लगता है कि किरणें दूर से आ रही है, यानी कि यह वस्तु जो निकट का वस्तु है दूर चला जाता है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमारा अतः रेटिना पर बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? अतः रेटिना पर बनता है और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है।
तो आपने देखा कि दूरदृष्टि दोष के लिए संशोधन में कौन सा लेंस लगा, तो उत्तल लेंस लगा। दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है, अतः नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना या नेत्र लेंस और फोकस रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। तो और तीसरा कारण क्या है, तो नेत्र का निकट बिंदु दूर चला जाता है। दूरदृष्टि दोष में नेत्र का निकट बिंदु दूर चला जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्यारा दृष्टि दोष। आइए अब देखते हैं ज्यारा दृष्टि दोष या ज्यारा दूरदर्शिता, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया या ज्यारा दूरदृष्टि दोष है क्या, तो आयु में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है या नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति न तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है और न ही नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। यानी कि नेत्र का निकट बिंदु दूर चला जाता है या दूर बिंदु निकट चला आता है। इस स्थिति में ज़्यादा दूर की वस्तु भी नहीं देख पाता है और नज़दीक की वस्तु भी नहीं देख पाता है। नेत्र के इस दोष को हम कहते हैं ज्यारा दृष्टि दोष। और इस दोष के संशोधन के लिए व्यक्ति को जो चश्मा दिया जाता है उसका लेंस जो है बायोफोकल होता है। कौन सा होता है, बायोफोकल। आप पढ़े हैं कि दूरदृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है संशोधन में और निकट दृष्टि दोष में संशोधन में उत्तल लेंस लगता है। और जब दोनों दोष हो जाए है ना, तो उस लेंस के चश्मे में, उस चश्मे के लेंस में क्या होगा, तो दो प्रकार के लेंस लगे होंगे, है ना। ऊपर वाला अवतल लेंस जो दूर के वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग में आता है और नीचे वाला जो है उत्तल लेंस जो नज़दीक की वस्तुओं को देखने काम में आता है। और ऐसे लेंस को हम कहते हैं बायोफोकल लेंस। ये बायोफोकल लेंस है ना। ज्यादा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को ऐसा लेंस वाला चश्मा दिया जाता है जिसका ऊपरी सिरा क्या होता है, तो अवतल होता है और निचला सिरा उत्तल होता है। यह नज़दीक की वस्तु देखने के लिए, पढ़ने के लिए प्रयोग में आता है और यह अवतल जो है दूर की वस्तु को देखने में प्रयोग होता है। इसके बाद से आपको जानना है मोतियाबिंद। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो है आंखों की ऐसी बीमारी है जिसमें नेत्र लेंस बिल्कुल खराब हो जाता है। होता क्या है, तो नेत्र लेंस में ऐसी कुछ संक्रियता आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण जो है नेत्र लेंस पारदर्शी न रह के दूधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है। और दूधिया और धुंधला होने की स्थिति में क्या होता है, तो व्यक्ति जो है दृष्टि क्षय हो जाता है, उसको साफ दिखाई नहीं देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को हम कहते हैं मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद का पहले तो इलाज नहीं था, लेकिन अब जो है उसका इलाज आ गया है ना। व्यक्ति के ऑपरेशन करके शल्य चिकित्सा द्वारा उसके नेत्र लेंस को हटा के फिर जो है अच्छा लेंस लगा दिया जाता है और इस स्थिति में व्यक्ति जो है स्वस्थ हो जाता है। अब हम लोग जो है जितने प्रकार के दृष्टि दोष थे या नेत्र से संबंधित जो जानकारियाँ थी आप लोग देख लिए। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण आप प्रकाश का अपवर्तन में पढ़े थे कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए, इसका मतलब है कि प्रकाश में कई प्रकार के रंगों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश में कई प्रकार के रंगों का मिश्रण है और इन विभिन्न रंगों का बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसे वर्ण विक्षेपण की बात करें, हेडिंग आपका है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर अपवर्तित होता है, प्रिज्म से होकर क्या होता है, अपवर्तित होता है, तो यह श्वेत प्रकाश सीधे ना जा करके
मुड़ जाता है, यानी कि अपवर्तन होता है इसका। और प्रिज्म के दूसरी तरफ पर्दा लगाने पर हमें एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, वो भी जो कितने रंगों की, 7 रंगों की, ऐसे 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में होता क्या है, तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर अपवर्तित होता है तो वह अपने 7 अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म के दूसरी ओर अगर पर्दा लगाया जाए, है ना, तो 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। बहुत सीधी परिभाषा है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर अपवर्तित होती है तो वह अपने 7 अवयवी वर्णों में, रंगों में बट जाती है। वर्ण का मतलब रंग होता है। और प्रिज्म के दूसरी ओर पर्दा लगाने पर हमें 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब भिन्न भिन्न वर्णों के तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव में आता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, लाल का या बैगनी का। तो ध्यान से देखिए, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम में दिया गया है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 7500 से 6400 एंगस्ट्रम के बीच होता है। वहीं बैगनी रंग का सबसे कम 4300 से 4000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इस स्पेक्ट्रम से क्लियर हो जाता है कि जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है उसका विचलन सबसे अधिक है। अब प्रश्न है कि विचलन क्या है, तो प्रिज्म में जो आपतित किरण है इसको आगे बढ़ाया जाए, आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए सीधा आपतित किरण की दिशा में, और यह अपवर्तित किरण को आगे बढ़ाया जाए, तो जो कोण बनेगा, इसको देखिए, इसको ले जाए, है ना, तो जो कोण बनेगा इसे हम कहते हैं विचलन कोण। तो प्रिज्म से अपवर्तन के क्रम में आपतित किरण को आगे बढ़ाएं और अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाएं, उनके बीच जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे विचलन कोण। तो देखेंगे विचलन कोण लाल रंग के लिए और वही विचलन को बैगनी रंग के लिए। तो बैगनी रंग का विचलन कोण अधिक है और लाल रंग का विचलन कोण कम है। यानी कि जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका विचलन कोण कम होगा, और जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होगा उनका विचलन कोण अधिक होगा। तो इसमें अब हम 3-4 परिभाषा पढ़े। पहली परिभाषा पढ़े कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर अपवर्तित होता है तो वह भिन्न भिन्न रंगों में या अपने अवयवी वर्णों में बट जाता है। प्रकाश किरण के भिन्न भिन्न वर्णों में बटने की घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, तो प्रिज्म के दूसरी ओर पर्दा लगाने पर हमें 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। इस रंगीन पट्टी को हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बाद अगला क्या पढ़े, अतः बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का विचलन कम होता है। विचलन कोण क्या है, अतः जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर अपवर्तित होती है तो आपतित किरण को आगे की तरफ और अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर जो दोनों के बीच कोण बनता है उसे हम कहते हैं विचलन कोण। और विचलन कोण लाल रंग के लिए सबसे कम और बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। इसके आगे जो है हम लोग को पढ़ना है इंद्रधनुष, प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, स्वच्छ आकाश का नीला रंग दिखना और तारों का टिमटिमाना, जिसको हम लोग अब बारी बारी से फिर पढ़ेंगे। आइए अब इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं। इंद्रधनुष इसको रेनबो कहते हैं। और रेनबो जो है बरसात के दिनों में वर्षा के बूंदों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। आप भी इंद्रधनुष देखे होंगे आकाश में सूर्य के विपरीत दिशा में, सुबह या शाम में। सुबह में सूर्य जब पूरब रहता है और वर्षा होती रहती है, उस स्थिति में वर्षा के बूंदों में पश्चिम की दिशा में इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है।
यानी कि सूर्य के तरफ पीठ करके हम खड़ा हों, है ना, तब हमें जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष बनता कैसे है, आइए इसको जानें। तो इंद्रधनुष क्या है, तो वर्षा के पश्चात वर्षा के बूंदों में आकाश में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। और यहाँ पर वर्षा की सूक्ष्म बूंदें, जो वर्षा की सूक्ष्म बूंदें होती है, वर्षा की जो सूक्ष्म बूंदें होती है वह प्रिज्म का कार्य करती है। अब सूर्य का श्वेत प्रकाश जब इस सूक्ष्म बूंदों में आपतित होता है तो इसका अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, और इसका परिक्षेपण होता है। परिक्षेपण का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न रंगों में बंट जाता है, और फिर इन बूंदों में प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के बाद जब ये सूक्ष्म बूंदें जल के बूंद जब ये परिक्षेपित प्रकाश किरण जल के बूंदों से बाहर निकलती है तो फिर इसका जो है अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। और ये अपवर्तित प्रकाश और परिक्षेपित प्रकाश भिन्न भिन्न रंगों में हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिससे वर्षा के सूक्ष्म बूंदों में हमें रंगीन या कलरफुल कहें रेनबो हमको दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष में आपने देखा कि ये सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश वर्षा के सूक्ष्म बूंदों से अपवर्तित होती है, परिक्षेपित होती है, और फिर आंतरिक परिवर्तन होता है, तब ये हमारे आँखों तक अपवर्तित होकर पहुँचते हैं। यानी कि वर्षा का सूक्ष्म बूंद जो है प्रिज्म का कार्य करता है, और इसको देखने के लिए हमारी पीठ जो है सूर्य की तरफ होना चाहिए, और इंद्रधनुष हमेशा जो है सुबह या शाम में ही आकाश में बनता है। तो इंद्रधनुष के बारे में बहुत जान गए, है ना, इतना काफ़ी है। आइए अब प्रकाश का प्रकीर्णन जानते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या जानना है हम लोग को। तो प्रकाश के बड़ विक्षेपण में आप देखे थे कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, वायु के सूक्ष्म कण और धुआं, जल के सूक्ष्म कण इत्यादि से टकराती है तो उनका प्रकीर्णन हो जाता है, यानी कि बिखर जाती है। प्रकाश किरण के वायुमंडल के इन कणों द्वारा बिखरने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और अति सूक्ष्म तरंग वाली किरणों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जैसे लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का या नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन से अधिक होता है। इस कारण जो है आकाश का रंग जो है हमें नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है, अतः नीले रंग या बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, क्योंकि इन रंगों के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होता है, और तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इनका प्रकीर्णन अधिक होता है, और इन्हीं रंगों के प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचते हैं, जिससे आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। स्पष्ट उत्तर है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, और प्रकाश का प्रकीर्णन सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य वाले किरणों का अधिक होता है, और बैगनी और नीले रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और लाल रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से कम होता है, इसलिए इनका प्रकीर्णन अधिक होता है, और अधिक प्रकीर्णन होने के कारण इन रंगों के प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचते हैं और आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। अगला है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव बहुत छोटा सा परिभाषा है। टिंडल प्रभाव और प्रकीर्णन लगभग एक ही जैसा है, दोनों एक ही से जुड़ा हुआ है। टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग का प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। जैसे कुहासा में हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है ना। तो इस घटना की खोज जो है
एक वैज्ञानिक टिंडल ने किया था और उनके नाम पर ही इस प्रभाव का नाम रखा गया टिंडल प्रभाव। तो प्रकाश किरण कुहासा या कोहरा या जल के सूक्ष्म बूंदों से या धूल कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। अब आइए हम लोग जाने तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सबसे पहले हम क्लियर करें ट्विंकलिंग टिमटिमाना है क्या। तो हम रात में जब तारों को देखते हैं तो कभी तारों का प्रकाश मध्यम दिखाई देता है, कभी तेज दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देते हैं। इस तरह से कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है, कभी मध्यम दिखाई देता है। इस घटना को हम कहते हैं टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना आप समझ गए। अब आइए तारे क्यों टिमटिमाते हैं जाने हम। तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। मुख्य कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। यानी कि तारों से निकलने वाला जो प्रकाश है वह वायुमंडलीय परतों द्वारा बार बार अपवर्तित होता है और जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्यों होता है, बार बार क्यों होता है। तो होता क्या है कि वायुमंडल के परतों की भौतिक स्थितियां हमेशा बराबर नहीं रहती है, हमेशा समान नहीं रहती है, बल्कि बदलती रहती है। आप जानते हैं कि गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु नीचे आती है और इस तरह से वायुमंडल में वायुमंडलीय परतों की गति है ना होती रहती है, यानी कि उनकी भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है। और इस स्थिति में सूर्य से या तारों से आने वाले प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है और बार बार अपवर्तन होने के कारण ये अपवर्तित प्रकाश कभी हमारे आँखों में पहुँचते हैं, कभी नहीं पहुँचते हैं, कभी उनकी मात्रा कम हमारे आँखों में पहुँचती है और इस कारण तारे की भौतिक स्थितियाँ बदलती हुई प्रतीत होती है। लगता है कि उनकी भौतिक स्थिति बदल रही है, कभी दिखाई देते, कभी नहीं दिखाई देते हैं। तो इस तरह से तारों का झिलमिलाना ही टिमटिमाहट कहलाता है या टिमटिमाहट या का प्रभाव है। तो इसमें लिखना क्या है, अतः प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय परतों की भौतिक स्थितियाँ स्थिर नहीं रहती है, जिससे तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है और जिससे तारों के प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है। इस कारण तारों की आभासी स्थिति बदलती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जो टिमटिमाहट का प्रभाव है। अब हम लोग जो है इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उसका अध्ययन हमने कर लिया है। अब इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने अल्फा एग्जाम एक्सपर्ट बुक में एकत्र किया है, अब उन प्रश्नों का अगले वीडियो में हल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए फिर से तैयार होइए और बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।